दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त 8:36 हुआ चाहते हैं और प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत हमेशा की तरह आज भी हमारा और आपका साथ 90 मिनट तक रहेगा। एक खास सेगमेंट से भी हमें गुजरना है। आज कोशिश रहेगी कि प्रोग्राम के आखिर में आपकी लाइव कॉल्स शामिल की जाएं, आपकी बात सुनी जाए और बाबी इक़दार तक आपके सवालात, आपकी तजावीज़ या आपकी जो मामलात हैं वो पहुंचाए जाएं इस प्रोग्राम के ज़रिए। आज आखिरी 10 से 15 मिनट आप कॉल ज़रूर कीजिएगा। टीवी स्क्रीन पर 2 नंबर्स आएंगी, एक नहीं तो दूसरे पर आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं जिनमें खबरें हैं, तज्ज़िया होगा, तबसरा होगा, कई ऐसे मामलात जो आप और हमारे दरमियानी जो फासला है या हुकूमत के दरमियान और अवाम के दरमियान जो फासला उसको कम करने के हवाले से हैं, उस ताल्लुक़ से गुफ्तगू करेंगे। कई ऐसे मामलात हैं जो डायरेक्टली अवाम पर असरअंदाज होते हैं और कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह की खबरें भी इस प्रोग्राम का हिस्सा रहती हैं। उसी से हम शुरुआत करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जहाँ पर आप टेलीविज़न स्क्रीन पर हमें देखेंगे, इन प्रोग्राम में आगे हमारा साथ देंगे, वहीं तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आज भी हमेशा की तरह आप ताउन कीजिएगा। और फेसबुक है, एक्स है, ट्विटर जिसको पहले कहा जाता रहा, यूट्यूब पर वक्फे से नशरियात जारी हैं, इंस्टाग्राम है जहां पर आप जाकर अपनी आरा का इजहार भी साथ साथ कर सकते हैं। अपना ओपिनियन, अपना फीडबैक भी प्रोग्राम के ताल्लुक से हम तक पहुंचा सकते हैं। इस पर भी नज़र हमारी रहेगी। आपकी जो सवालात या बातें आती हैं, ज़रूर आपका नाम तो नहीं लिया जाता लेकिन हम तक आपकी बात पहुँच जाती है, ये आपको हम बताते चलें। और आज के प्रोग्राम की जहाँ तक बात है तो कई ऐसे मौज़ूआत हैं जो हुकूमत के फ़ैसले हैं, उससे क्या बदलने वाला है इस पर आगे चलकर बात तो करेंगे ही, लेकिन बात गज़ा जंग के हवाले से भी होगी। 3 हफ्ते मुकम्मल हो रहे हैं और 3 हफ्तों के दौरान की सूरत हाल क्या रही और ताज़ा तरीन कुछ विजुअल्स जो हैं वो सामने आए हैं। गज़ा से हमास की जानिब से कुछ वीडियोज़ रिलीज़ किए गए हैं, उस पर भी आगे चलकर बात करेंगे। और दीगर कुछ मौज़ूआत भी हैं, आज दशहरा भी है और वज़ीर आज़म, सदर हिंद, दीगर कई अहम शख्सियात बशमूल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर लद्दाख अवाम को मुबारकबाद पेश कर चुके हैं। उनकी जानिब से मैसेजेस भी आए हैं। ये सारे मौज़ूआत हैं, इन पर हम बात तो करेंगे ही, लेकिन तय फॉर्मेट के मुताबिक हम चलेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे की जानिब। यानी आज के दिन को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है। आज अक्टूबर की 24 तारीख है अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक, और ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से ऐसे वाक़यात हैं जो आज के दिन रोनुमा हुए हैं या कौन से ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसकी वजह से आज का दिन सुर्खियों में है। 1605 में मुगल हुक्मरान जहांगीर आगरा में तख्त नशीन हुआ। इसके अलावा 1947 में जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तानी कबाइलियों ने हमला आज के दिन किया। हिस्ट्री ऑफ द डे में ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है। 1657 में कल्याण और भिवंडी मुगलों की हुकूमत में आज के दिन शामिल किए गए। पहला ऐसा मौका था जो इससे पहले नहीं थे। 1851 में कलकत्ता और डायमंड राबर के दरमियान पहली बार जो तार लाइन थी वो शुरू की गई। 1851 अक्टूबर की 24 तारीख को अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक साल 1946 में रॉकेट के जरिए पहली बार खला से ज़मीन की तस्वीर ली गई। स्पेस से पहली जो इमेज आई, पहली तस्वीर आई, वो 1946 में आज के दिन रॉकेट के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंची, अक्टूबर की 24 तारीख को। 1949 में न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस या अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर की बुनियाद रखी गई। आज का दिन था। ये इम्पोर्टेंट जो पेशरफ्त है वो आज के दिन हुई। 1618 में औरंगज़ेब की गुजरात के दोहाद में पैदाइश हुई। 1707 में वो इंतकाल कर गए, इस दुनिया से चले गए। और ये जो इनका रूल रहा 48-49 साल का, उसको भी बरसों तक याद रखा जाएगा। साल 2000 में आज ही के दिन साउथ कोरिया ने तवील फासलों की मिसाइलों के तजर्बे का ऐलान 24 अक्टूबर के दिन किया था। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में ये चंद बड़ी बातें थी। हम बार बार कहते हैं कि एक तवील फहरिस्त रहती है जो आपके सामने रखना ज़रूरी होता है, लेकिन चंद अहम वाक़यात ऐसे तो आप हिस्ट्री ऑफ द डे में आप जब औराक को पलटेंगे तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात निकलेंगे या इंसिडेंट्स होंगे जिसकी वजह से आज के दिन को याद रखा जाएगा या जिस दिन की हम पर्टिकुलरली बात कर रहे होते हैं। मगर हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद जो अहम वाक़यात हैं, चाहे वो हिंदुस्तान हो, यूरोप हो, अमेरिका हो या फिर अरब ममालिक की तारीख में जो भी ऐसे इवेंट्स हैं जिनको याद करना, इंतहाई याद दहानी आपको कराना ज़रूरी है, वो हिस्ट्री ऑफ द डे में हम शामिल करते हैं 7 से 8 पॉइंट्स। तो हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद प्रोग्राम का खबरों का सिलसिला भी अब शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे और श्रीनगर स्टूडियो भी आपको लिए चलेंगे। सैयद तजम्मुल हमारे सीनियर साथी इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं और जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक खबरें हों, मुल्क के बाकी हिस्सों के अंदर ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है उससे भी आपको वाकिफ़ कराएंगे। और शुरुआत आज के प्रोग्राम भी करेंगे इस खबर के साथ
कि हमास की जानिब से एक और वीडियो जारी किया गया है। 2 लोगों की रिहाई हुई है इंसानी बुनियादों पर। मजीद तफसीलात क्या है, श्रीनगर चलेंगे सैयद तजम्मुल के पास। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। हमास ने खैर सगाली जज्बे के तहत जिस तरह से 2 मेहमानों को रिलीज कर दिया, इसके गालिबन दूरदस्त नताइज हासिल करना अब ज्यादा दूर नहीं है। हमास से ये बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है कि जहां दुनिया भर की नजरें इस वक्त इसराइल और फलस्तीन के बीच में इस जंगी माहौल के साथ लगी हुई हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमास ने कल बड़ा अहम फैसला लिया और खैर सगाली जज्बे के तहत इसराइल के 2 शहरियों को बाकायदा तौर पर अपने वतन रवाना किया। इतलात के मुताबिक इस इलाके में कशीदगी में कोई कमी नहीं है और इसराइली हमलों में कोई तब्दीली अभी तक नहीं आई है, लेकिन आलमी रेड क्रॉस के साथ साथ अक़वाम आलम की तकरीबन तमाम क़ुव्वतों ने इस खैर सगाली जज्बे का खैर मकदम किया है। मैं आपको बता दूं कि ये मामला किस तरह से पेश आया। हमास ने कल जब रिलीज किए थे 2 इसराइली शहरियों को, जब रिलीज किया था तो उन्होंने कहा था कि इंसानी जावियों की निस्बत ये मसला हल कर दिया गया है और इसमें कोई भी फॉर्मल अनाउंसमेंट जो है वो हमास की तरफ से नहीं की गई। यूएन के हकूक इंसानी के चीफ के मुताबिक ये जो वार अभी तक शुरू हुई है, जिसमें गाजा पट्टी पर लगातार सीज फायर की उन्होंने पेशकश भी की थी, लेकिन अभी तक इसमें कुल 6400 के करीब जो है उस वार के दौरान जो है अभी तक मुख्तलिफ हमलों के दौरान जाम बहक हुए हैं। इसी तरह से गाजा की पट्टी पर इतवार को जो हमले लगातार जारी रहे थे, उसमें सोमवार में कोई ठहराव नहीं आया और फजाई हमलों में 400 अफराद की हिलाकत के बाद मरने वालों की तादाद 5000 से ज्यादा तजावुज कर गई। इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग में अब तक 6500 अफराद हिलाक हो चुके हैं, जबकि फलस्तीनी महकमे सेहत के हुकाम ने बताया कि कल गाजा पट्टी पर इसराइली फिजाई हमलों में तकरीबन 400 फलस्तीनी मारे गए थे। उन्होंने बताया कि 7 अक्टूबर को इसराइल में हमास के हमलों से होने वाली तबाही के बाद इसराइल ने अगले रोज गाजा पर हजारों रॉकेट फायर करके गाजा के शुमाली इलाके को तबाह कर दिया। हुकाम के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 5087 फलस्तीनी जाम बहक, जबकि 15273 जो है वो जख्मी हो चुके हैं। वजारत ने मजीद कहा कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 182 बच्चों समेत 436 अफराद हिलाक हो चुके हैं। दूसरी जानिब हमास के हमलों में 1400 से ज्यादा इसराइली अपनी जानों से हाथ धो बैठे, लेकिन इसराइल और फलस्तीन के बीच में मौजूदा कशीदगी में यह बड़ा ब्रेक थ्रू आया कि जब इसराइल के इन होस्टेजेस को, जिन इसराइली के शहरियों को बंधक बनाया गया था, उन्हें छोड़ दिया गया है। ताजा तरीन सूरत हाल के बीचों बीच में आज हमारे साथ ग्रुप कैप्टन जो कि फॉरेन एक्सपर्ट, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, यूके जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका इस्तकबाल है सलाम जेके में। ताजा तरीन सूरत हाल में जब देखें तो इसराइल और गाजा के बीच में जो सूरत हाल बनी हुई है, लेकिन हमास ने बड़ा ब्रेक थ्रू दिया और जिस तरह से इसराइली शहरियों की वतन वापसी या घर वापसी के लिए हमास ने कोशिशें की, यह किस तरह का है? क्या इससे माने कि एक खैर सगाली जज्बा होगा, एक शुरुआत होगी कि हमलों की जो शिद्दत है जरूर उसमें कमी आ जाएगी? यूके जी ने आज जो 2 इजरायली बंधकों को छोड़ा है, ये बहुत ही अच्छी खबर है। अच्छी खबर इजराइल के लोगों के लिए है, अच्छी खबर हमास के लोगों के लिए है और दुनिया के लिए भी बहुत अच्छी खबर है। आज विजय दशमी का त्योहार मनाया जा रहा है हिंदुस्तान में। हम सब दुआ करते हैं कि आस्ते आस्ते इस जंग में दोनों जो पक्ष हैं वो बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाएं। हम दुआ करते हैं आज विजयदशमी के दिन कि इजराइल की एयरफोर्स भी गाजा पट्टी पर अपनी बॉम्बिंग आस्ते आस्ते कम कर दे, बंद कर दे। और हम हमास से भी ये अपील करते हैं कि वो भी आस्ते आस्ते जो इजराइल की तरफ जो रॉकेट फायर करते हैं उनमें कमी लाएं और रॉकेट फायरिंग इजराइल की तरफ कम करें, क्योंकि इस झगड़े का एक ही सॉल्यूशन है कि दोनों पक्ष बैठ जाएं, कहीं पर भी बैठ जाएं, चाहे बातचीत के लिए वो जमा हो जाएं, तुर्की में जमा हो जाएं या कायरो, इजिप्ट में, मिस्र में बैठ जाएं और बातचीत के जरिए अमेरिका भी वहां आ सकता है। ये समझ जाएं कि इजराइल जो है, फिलिस्तीन जो है वो सभी की जमीन है, वहां पर क्रिश्चियन भी रहते हैं,
हमारे मुसलमान भाई भी रहते हैं, हमारे ज्यू भाई भी रहते हैं। मैं सभी इजराइल के यहूदियों से ये अपील करता हूँ, और वर्ल्ड कम्युनिटी भी बोल रही है, दुनिया में जितने कोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उन्होंने भी बार बार इजराइल से ये कहा है कि फिलिस्तीन के जो हमारे अरब भाई हैं, उनको इजराइल की जमीन पर रहने का उतना ही हक है जितना और किसी को है। तो जो हमारे अरब भाई लोग जो गजा में हैं और वेस्ट बैंक में है, उनकी जो जमीन है, उनकी जो कागजात हैं, उनके वहां रहने का जो हकूक है, उसकी इज्जत होनी चाहिए। इजराइल की सरकार मेरे ख्याल से ये समझती है, और अमेरिका थोड़ा सा दबाव डालेगा तो इजराइल की सरकार वेस्ट बैंक में और गजा में बॉम्बिंग बंद करेगी, और आस्ते आस्ते वहां जो सदियों से वहां जो अरब भाई रह रहे हैं, उनके जो हकूक हैं, उनकी पुश्तैनी जमीन है, उसको आस्ते आस्ते इजराइल की सरकार को भी मान लेना चाहिए। जी, आपने सोल्यूशन की बात की है, तो एक ताज़ा स्टेटमेंट है इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का और डिफेंस सेक्रेटरी का। दोनों कह रहे हैं कि हमास को डिसमेंटल करना है, जबकि दूसरी तरफ जब इस तरह का जेस्चर दिया जाए एक बड़े अवसर पर कि आप 2 और लोगों को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर छोड़ रहे हैं, तो क्या हम फाइनल सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं इससे? एक तरफ जहां पर एग्रेसिव सोच है, दूसरी तरफ डिफेंसिव अप्रोच में भी जरा हमास आया है और लोगों को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ भी रहा है जो 150-200 के आसपास थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सारे देख रहे हैं कि सीज फायर हो या सोल्यूशन की तरफ जाएं। तो क्या वो पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं इस तरह के कदम के बाद? हाँ, अमेरिका को इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को समझाना पड़ेगा कि वह अभी फिलहाल गजा पट्टी में इजरायली डिफेंस फोर्सेस को अंदर जो घुसाने का प्लान है, उसको फिलहाल रोक के रखें। नेतन्याहू की मजबूरी ये है कि उनके ऊपर बहुत दबाव आ रहा है, उनके जो पॉलिटिकल पार्टी है, थोड़ा राइट विंग पार्टी है, उनके ऊपर नेतन्याहू के ऊपर दबाव आ रहा है कि वो हमास के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। लेकिन नेतन्याहू को समझना पड़ेगा कि हमास ने जो रॉकेट छोड़े हैं, अब उससे 10 गुना या 100 गुना ज्यादा बमबारी इजराइल ने गजा पट्टी पर कर दी है। अमेरिका भी बार बार ये कह रहा है कि इजराइल को 2 नेशन थ्योरी मान लेना चाहिए, जिसमें कि इजराइल के बाउंड्री के अंदर फिलिस्तीन के लोग, अरब लोग सब मिलजुल कर यहूदियों के साथ रहेंगे। ये अमेरिका भी बार बार कह रहा है, और अभी जो कायरो में सम्मेलन हुआ था, कायरो सम्मेलन के दौरान वहां पर काफी सारे यूरोपियन मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव थे। यूरोप के हर मुल्क ने कहा है कि 2 नेशन थ्योरी, इजराइल की बाउंड्री के अंदर फिलिस्तीन जो पुराना हुआ करता था 1948 के पहले, उसके अंदर दोनों ही कौम के लोगों को मिलजुल कर रहना पड़ेगा, आपसी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, और बमबारी करके इसका कोई हल नहीं निकलेगा। देखिए, हमास तो बहुत ही छोटी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम इजराइल की एयरफोर्स, इजराइल की आर्मी देखें तो वो हमास के मुकाबले 100 गुना ज्यादा मजबूत है। तो एक ही चीज है कि हमास भी आस्ते आस्ते अपनी रॉकेट फायरिंग बंद करे, और इजराइल की जो फौजें हैं वो भी अपनी बमबारी को आस्ते आस्ते बंद करें। या हर युद्ध में, कोई भी युद्ध सैकड़ों साल नहीं चलता, हर युद्ध जो है वो एक समय के बाद खत्म हो जाता है। तो शायद अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस बिहाइंड द डोर डिप्लोमेसी करके, ट्रैक टू डिप्लोमेसी करके नेतन्याहू को समझा सकते हैं कि वो बातचीत के लिए राजी हो जाएं। हमेशा से ये ऐसा हुआ है कि कोई भी युद्ध ये तय कर लेता है कि हाँ ठीक है, युद्ध जो है फलाने तारीख को फलाने बजे खत्म हो जाएगा। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, मेरा बड़ा अहम सवाल होगा, चूंकि आप जिस मामलात में डिफेंस हैं, माहिर हैं, तो क्या एशिया के ममालिक, अरब ममालिक और यूरोपियन ममालिक में से किसी मुल्क का रोल आपको नजर आता है जो अभी तक दिखा नहीं, जिससे दोनों मुल्कों के, जिससे दोनों खितों के, जो आपने 2 नेशन थ्योरी की बात की, आपने बैन रियासती बात की, 2 रियासती नजरिए की बात की, क्या कोई ऐसा मुल्क है या ममालिक हैं जिनका इन्फ्लुएंस इसराइल पे है? और कहीं ना कहीं नेतन्याहू को से ही बातचीत करनी होगी। हमास ने तो आज से तकरीबन जिस तरह से खैर सगाली जज्बे का इजहार किया, 2 होस्टेजेस को वापस रवाना किया, कोई ममालिक है जिनका इन्फ्लुएंस इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म पे हो सकता है? जी हाँ, हमें ये समझना पड़ेगा कि इजराइल
जो है वो बात बहुत मानता है यूरोप के देशों की, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे जर्मनी हो, इटाली हो। लेकिन इजराइल जो है मजबूती से अमेरिका के ऊपर भी निर्भर करता है। अमेरिका के जो अस्त्र शस्त्र हैं, हथियार हैं, उसी के बल पर इजराइल मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है। एक चीज है कि हमें एक ऐसा देश ढूंढना पड़ेगा जो कि इजराइल से भी बात कर सके और हमास से भी बात कर सके। तो अरब देशों में काफी देश हैं, इजिप्ट पहल कर सकता है, कतार ने बहुत शानदार किया है। कतार ने दोनों ही पक्षों को समझाकर एक बंधकों को रिहाई कराने की तरफ जो काम किया है। तो आने वाले समय में भी कतार एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है। बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ जी, वक्त देने के लिए, समय देने के लिए और ये बताने के लिए कि अभी की सिचुएशन जो है वो किस तरफ ले जा रही है। क्या डीएस्केलेशन होगी या अभी भी हम एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं। अब ये सारी सिचुएशन जो है इसमें हमास की तरफ से जो अनाउंसमेंट की गई है और उनके जो तर्जुमान है उनने तस्दीक की है कि इंसानी बुनियादों पर या तिब्बी बुनियादों पर 2 जो शहरी हैं उनको रिहा किया गया है। और अल कसाम ब्रिगेड, जो आपको याद होगा कि इससे पहले भी इजरायली जो आर्मी स्टैब्लिशमेंट्स हैं उनको 4 मरतबा टारगेट कर चुकी है गजा स्ट्रिप के बॉर्डर्स पर। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो इससे पहले भी अब ये जो आज कोशिश हुई है इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल कतर और मिस्र का है, जो खुद अबू उबैदा की तरफ से जो तर्जुमान है हमास के उन्होंने तस्दीक की है। और 2 लोग जो इससे पहले जो अमेरिकन सिटीजन्स थे, अमेरिकी शहरी थे, उनको भी छोड़ा गया था। तो उस वक्त भी कतर की जानिब से कोशिशें की गई थी, लेकिन ये कहा गया, जो अबू उबैदा कह रहे हैं कि इस इकदाम का मकसद दुनिया के सामने ये साबित करना है कि जो बाइडेन इंतजामिया जो कह रही है उनके दावे झूठे साबित होते हैं। दूसरी तरफ कोशिशें भारत की जानिब से भी हुई हैं। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से भी बातचीत, टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई वज़ीर-ए-आज़म मोदी की, और उनके साथ भी एक तो कहा कि दहशतगर्दी के साथ वो उनके साथ खड़े हैं दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए, और दूसरा खित्ते के अंदर अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाया जाए, इसके लिए भारत की जानिब से जो पॉजिटिव रोल अदा किया जा सकता है वो कोशिशें जारी रहेंगी। इधर अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह की जानिब से भी कोशिशें की जा रही हैं कि किसी न किसी तरीके से टेबल टॉक्स हों, पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, सीज फायर दोनों के दरमियान हो सके और ये खून खराबा रुके। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर का ताज़ा बयान इजराइल की जानिब से बताता है कि ये सिलसिला कार्रवाइयां जो अभी जिसमें एयर स्ट्राइक सबसे ज़्यादा हो रही हैं ये रुकेगा नहीं, और 6400 से ज़्यादा लोगों की अभी तक अमवात हो चुकी हैं, जिसमें 2200 के आसपास इजरायली हैं, जबकि 4000 से ज़्यादा शहरी जिनके अभी तक मारे जाने की तस्दीक की गई है ये वो लोग हैं जो फ़लस्तीन के मुख्तलिफ हिस्सों में या फिर गजा पट्टी के अंदर रह रहे थे। ये तो एक तरफ की बात हो गई, इस पर मज़ीद डिटेल्स आएंगी, तस्वीरें भी आपको साथ साथ हमने बताई जो वीडियो रिलीज़ की गई है और किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा, और हमास की जानिब से एम्बुलेंस सर्विसेज तक प्रोवाइड की गई हैं इन दोनों हॉस्टेजेस को, और 4 शहरी इस तरीके से जिन लोगों को यरगमाल बनाया गया था 7 अक्टूबर के हमले के दौरान 4 शहरियों को रिहा किया जा चुका है। अब आगे बढ़ेंगे, दीगर मौज़ूआत की तरफ भी जाएंगे और आज के दिन के हवाले से बात हो रही है। हिस्ट्री ऑफ द डे में हमने आपको बताया कि आज के दिन की अहमियत क्या है, लेकिन आज कुछ अहम त्यौहार भी हैं, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि 25 तारीख तक यानी कल तक अभी जम्मू कश्मीर के स्कूल, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में छुट्टियां भी हैं, कामकाज कई एक हिस्सों में बंद भी रहेगा। तो उसकी वजह यह है कि त्यौहार चल रहे हैं, और जहां पर कल नवमी थी, आज दशहरा का त्यौहार मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। और शाम होते होते आप देखेंगे कि तकरीबात पूरे मुल्क के अंदर होंगी, जबकि मरकज़ के ज़ेर-ए-निज़ाम जम्मू कश्मीर में भी तैयारियां की गई हैं और तकरीबात जो दशहरा की होनी है इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। और इसी दौरान रावण के पुतले जिनको जम्मू के अंदर या कश्मीर के अंदर जो बड़े प्रोग्राम्स होंगे वहाँ पर जलाया जाएगा, नजर आतिश किया जाएगा। और रावण दहन जिसको कहा जाता है, नजर आतिश करने से एक दिन पहले ही कश्मीर के अंदर भी प्रोग्राम करने की तैयारी है, और बुराई पर अच्छाई की जीत का ऐलान इस दिन के साथ ही किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी प्रोग्राम होंगे, मुजस्मे जो जम्मू के अंदर हो या कश्मीर के अंदर हो, मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह उनको नजर आतिश किया जाएगा। जबकि जो मुंतजमीन है कश्मीर के अंदर, आज एक बड़ा प्रोग्राम है। एक मुजस्मे की ऊंचाई तकरीबन 40 फीट बताई जा रही है, जबकि दूसरे मुजस्मे की भी ऊंचाई 30 फीट के आसपास है, और गुरूब आफ्ताब के बाद आज इन्हें आग लगा दी जाएगी। इस तरीके से 2007 से कश्मीरी पंडित बरादरी भी श्रीनगर के अंदर इस तरह की तकरीबात का हिस्सा बनती है, और दशहरा का यह दिन जो है वो जोशो जज्बे के साथ मनाती है। इधर मुल्क की अहम शख्सियात वज़ीर-ए-आज़म
कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू समेत कई सियासी, समाजी और मजहबी लीडरान की जानिब से आज के इस दिन पर मुबारकबादी के पैगामात भी जो है वो दिए जा रहे हैं। सोशल मीडिया का सहारा भी लिया जा रहा है, जबकि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर रिटायर्ड डॉक्टर बी डी मिश्रा की जानिब से भी अवाम के नाम एक खास पैगाम दिया गया है और आज के दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के पैगाम के साथ मुबारकबाद अवाम को दी जा रही है। सैयद तजम्मुल जी। शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम श्रीनगर में यह तकरीब होगी और तकरीब कुछ देर बाद शुरू होगी और जम्मू कश्मीर में इंतहाई नामसाइद हालात के बीचों बीच में इस तकरीब का इनेकाद जो है बड़ा अहम माना जाता है, जहां अब की बार जो मुजस्समे तैयार किए गए हैं और इसकी रस्म रोडमाई कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी, जिसमें न सिर्फ पंडित बरादरी बल्कि सियासी, समाजी और मकतबा है फिक्र से ताल्लुक रखने वाली बड़ी अहम शख्सियात आज मौजूद रहेंगी। और शेर कश्मीर स्टेडियम को अभी से जो है सिक्योरिटी एंगल से बड़ा सेफ कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर में चूंकि गुज़श्ता कई दहाइयों के दौरान जो हालात इंतहाई नागुफ्ता बह रहे, जो हालात नामुवाफिक रहे, उसके बाद भी इस सूरत हाल को अब देखना बड़ा इंतहाई अहम होगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कुछ वक्त पहले की हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ जहां मुल्क भर में दशहरा की इस तकरीबात को मुख्तलिफ मरकजों पर रखा गया है, लेकिन श्रीनगर आते आते इस तकरीबात को और ज्यादा बेहतर तरीके से मनाने की तैयारियां जोरों पर है। लेकिन इसमें बड़ी अहम बात है कि एक मकामी पंडित के मुताबिक जम्मू कश्मीर में हकीकी मानों में बुराई पर अच्छाई की जो जीत है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। और उन्होंने कहा कि लोग यहाँ जमा होंगे और बहुत से लोग जो है वो जम्मू से आ जाएंगे और इस दौरान रावण को आग लगा दी जाएगी और हम कश्मीर में बुराई पर अच्छाई की फतेह चाहते हैं और दुआ गो है कि अमन कानून और दशहरा की तकरीबात आज इस तरह से जारी रहेगी। 40 और 30 फुट ऊंचाई वाले 2 मुजस्समे श्रीनगर पहुंच गए हैं। यहां पीर के रोज दशहरा की तकरीबात के इंतजामात को हतमी और मुकम्मल शक्ल दी गई। पीर के रोज ही रावण के पुतले वादी पहुंच गए, जिससे एक दिन कबल ही शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में रावण दहन को नजर आतिश करने से एक दिन पहले ही कश्मीर की बुराई पर अच्छाई की जीत का ऐलान किया गया। मुजस्समे पीर की सुबह जम्मू से श्रीनगर पहुंच गए। मैनेजमेंट के मुताबिक इस साल एक मुजस्समे की ऊंचाई 40 फुट और दूसरे की ऊंचाई जो है वो 30 फुट है। इन्हें मंगल को गुरूब आफ्ताब के बाद आग के नजर कर दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि वादी में मिलिटेंसी के फूट पड़ने के बाद इस त्योहार को रोक दिया गया था, लेकिन यहां कश्मीर की पंडित बरादरी ने 2007 से इसे मनाने का आगाज किया। कई बार पोलो व्यू, कई बार दूसरी जगहों पर इसका इंतखाब अमल में लाया गया। उन्होंने कहा कि लोग रावण दहन की गवाही देने आते हैं। ये हिंदू, सिखों और मुसलमानों पर मुश्तमिल एक मिला जुला ग्रुप होगा। ज्यादातर मुसलमान होते हैं। त्योहार अच्छे तरीके से मनाई जाएगी। ये मुजस्समे मुसलमानों ने बनाए हैं और फिर ये जम्मू के रास्ते हम तक पहुंचे। शहर में दशहरे की तैयारियों में मसरूफ उत्तर प्रदेश के रहायशी किरण दिवीर सिंह ने कहा, रावण दहन के लिए मवाद मेरठ से मंगवाया गया और जम्मू में तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि मंगल की शाम तक हो जाएगा। एक मकामी पंडित नानाजी ने कहा, कम्युनिटी जम्मू कश्मीर में हकीकी मानों में बुराई पर अच्छाई की जीत चाहती है। उन्होंने कहा कि लोग यहाँ जमा होंगे। बहुत से लोग जम्मू से आए हैं और रावण को आग लगाई जाएगी। हम कश्मीर में बुराई पर अच्छाई की फतेह चाहते हैं और दुआ करते हैं कि अमन कानून आज पहले लाल चौक के बीच से झांकी निकाली जाएगी, जिसमें कश्मीरी पंडित शामिल होंगे, जिसके बाद रावण और मेघनाथ के पुतलों को आग के शोलों के हवाले किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात आज के दिन के हवाले से हो रही है तो एक और वीडियोस कुछ जो कि सरहदी जिला राजौरी से सामने आए और हंगामा देर रात उस अस्पताल के अंदर देखने को मिला जहां पर लोग इलाज मुआलजे के घर से पहुंचे थे। लेकिन खबर यह है कि राजौरी अस्पताल में नौजवान की मौत हो जाती है और इसके बाद यहां पर हंगामा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। दरअसल राजौरी के अस्पताल एक नौजवान को उस वक्त लाया गया था जब उसको कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, कुछ परेशानी हुई और इसके बाद यहाँ पर एहतिजाजी मुजाहिरे शुरू हुए। तस्वीरें आपके सामने रात देर गए की हैं एहतिजाजियों की जानिब से। हालांकि पुलिस और नौजवानों में बातचीत का सिलसिला भी तकरीबन 1.5-2 घंटे तक चला ताकि किसी भी तरीके से सूरत हाल यहाँ पर ख़राब ना हो, चीज़ें कंट्रोल में रखी जाएं। और जो बताया जाता है जिस नौजवान की मौत हुई है वो अस्पताल जब पहुँचा तो वो इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं थी,
लेकिन जो उसके साथ लोग थे या लवाहिकीन थे वो बता रहे हैं कि डॉक्टर यहाँ पर मौजूद न होना एक बड़ी परेशानी या दर्द-ए-सर हमेशा से एक कसीर आबादी के लिए रहा है इस अस्पताल के अंदर। और एक इलाके से अगर अस्पताल एक शख्स पहुंचता है या नौजवान को लाया जाता है तो वहाँ पर उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, लेकिन तस्वीर आपके सामने, कुर्सी खाली, जिसको लेकर हंगामा काफ़ी ज़्यादा हुआ और चीफ मेडिकल ऑफिसर या फिर जो महकमा सेहत के जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ शदीद किस्म की नारेबाजी की गई और संगीन इल्ज़ामात भी इंतज़ामिया की जानिब से भी बड़ी कोशिशें लोगों को समझाने की हुई हैं। और ये भी कहा जाता है कि डॉक्टरों की कमी इस अस्पताल के अंदर एक बड़ा और संगीन मसला है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान माजी करीब में भी हुआ है। आज फिर से एक नौजवान की मौत हुई तो इसके बाद गुस्साए लोगों ने अस्पताल के कॉम्प्लेक्स में यानी अंदर या जो वार्ड्स थे, इमरजेंसी वार्ड्स थी और जो मुतलका हुकाम के दफातर थे उनके सामने जाकर हंगामा किया और हालत इतनी ख़राब हुई अस्पताल के अंदर कि चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस और CRPF के जवानों को भी तैनात करना पड़ा। और जो इल्ज़ामात हैं उस पर इंतज़ामिया का रद्द-ए-अमल भी अभी मुकम्मल तौर आना बाकी है कि लापरवाही एक्चुअली कहाँ पर हुई है, नौजवान की मौत की असल वजह क्या थी। ये तस्वीरें रात देर गए की हैं, लेकिन जब एहतजाज हो रहा था तो एहतजाजी कह क्या रहे थे, असल मामलात क्या थे, पूरी कहानी आप सुनेंगे। जो लोग एहतजाज कर रहे थे उनकी जानिब से भी कहा गया कि उनने नौजवान को इलाज के लिए यहाँ लाया, लेकिन वक्त पर नौजवान को इलाज न मिलना उसकी मौत का सबब है। मैंने पेशेंट को वार्ड नंबर 11 जो भी है वो भी उनको लाया यहाँ पे, गाड़ी में पेशेंट ठीक था, ठीक है। जब मैंने बस स्ट्रक्चर पे उतारा पेशेंट ठीक था, यहाँ बेड पे रखा आधा घंटा, एक लेडी डॉक्टर थी और एक डॉक्टर था जो आई थिंक केरला का है, ठीक है। उसकी तो पहले तो समझ ही नहीं आती है, ठीक है। उनके बाद उन्होंने प्रेशर लगाया ऑक्सीजन का, उनसे वो भी ठीक तरह से नहीं लगा रहा। एक मिनट आप, ठीक है, उनसे मेडिकेट एक यहाँ पे पता नहीं आई थिंक वो मेडिकल था, MPW था, क्या था, उसको तो मेडिकेट नहीं लग रहा था, ठीक है। उसके बाद जब एक लेडी डॉक्टर है वो मुझे आई कांटेक्ट करती है कि इज नो मोर, ठीक है। उसके बाद वो दोनों गायब हो जाते हैं। उसके बाद पेशेंट की सांसें चल रही थी, वैन चल रही थी। उसके बाद 1-2 घंटे हो गए, ना कहीं डॉक्टर फोन उठा रहा है, ठीक है, ना यहाँ पे मुझे कोई दिखा। आपके रजौरी की इतनी बुरी हालत है, मैं सुरनकोट से हूं, मैं अगर सुरनकोट में ऐसा कोई मसला हो तो 10 डॉक्टर खड़े हो जाएंगे वहां पे, इतना यकीन है। और तुम्हारे रजौरी की इतनी बुरी हालत है, मैं कहता हूं खुदा की कसम इससे एक मुर्दा खाना खोल लो, ठीक है। पेशेंट आपने घर रखो, उनको एक ऑक्सीजन मशीन घर पे रखो, आपके रजौरी वालों के लिए वही बेटर है, हॉस्पिटल में लाने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको एक चैलेंज कर रहा हूं। एक अच्छा भला इंसान बातें कर रहा मेरे साथ गाड़ी में और यहां लाया, ठीक है। 1 घंटा अगर उसका अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाता, और जैसा मैं इमरजेंसी में कहा, मैंने कहा मैम ये हार्ट पेशेंट है, ये हार्ट पेशेंट है, ठीक है। और डॉक्टर और उनको 1 मिनट, उनको समझ ही नहीं आई कि पेशेंट को बात क्या है। रजौरी की तस्वीरें आपके सामने, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या एसोसिएटेड हॉस्पिटल भी आप इसको कह सकते हैं, और बड़े इदारे के अंदर इस तरह की मुसीबत आम शहरियों को नहीं होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ऐसे वाक़यात दिलोनुमा होते हैं। रात देर गए हंगामा, हालांकि बाद में सूरत हाल बेहतर हुई और चीज़ें कंट्रोल में की गई, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को भी कुछ देर के लिए यहाँ पर बुलाना पड़ा और जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार भी यहाँ तैनात रहे जब तक मीटिंग्स चलती रहीं। आगे बढ़ेंगे, बात सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू के जम्मू कश्मीर दौरे के बाद लद्दाख दौरे की करते हैं। और अहम खबर यह है कि 31 अक्टूबर यानी रवां महीने की आखिरी तारीख और 1 नवंबर को मरकज के ज़ेर इंतजाम लद्दाख के दौरे पर द्रौपदी मुर्मू रहेंगी। इससे पहले आपको याद होगा कि वो जम्मू कश्मीर भी गई थी, जम्मू, और उसके बाद श्रीनगर वो गई। जम्मू के अंदर कुछ खास तकरीबात का हिस्सा बनी, कश्मीर यूनिवर्सिटी की एक तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी उन्होंने शिरकत की। लेकिन अब द्रौपदी मुर्मू 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को लद्दाख के 2 रोज़ा दौरे पर रहेंगी, जिस दौरान वो लेह में यूनियन टेरिटरी डे की तकरीब में भी शिरकत करने जा रही हैं। यानी 31 अक्टूबर को आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में मुनक़सिम हुआ था, 2 यूटीज़ बनी थी, तो यूटी डे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और
लेह में जो इस हवाले से प्रोग्राम है वहाँ पर भी द्रौपदी मुर्मू जाएंगी, बतौर मेहमान खुसूसी रहेंगी। और दुनिया की बुलंद तरीन मैदान जंग कहलाने वाले सियाचिन ग्लेशियर्स का भी वो दौरा करने वाली हैं। यूटी डे की तकरीब में शिरकत तो करेंगी, लेकिन साथ साथ सियाचिन दौरे पर भी वो जाएंगी, जहाँ पर खबर है कि वो मुलाकात करेंगी आर्मी कमांडर्स से। तस्वीरें आप ज़रूर पुरानी देखेंगे जब वो जम्मू पहुंची थी, लेकिन 31 अक्टूबर को चूंकि 4 साल यूटी लद्दाख को हो जाएंगे और जम्मू कश्मीर को भी 4 वर्ष हो जाएंगे, तो बड़े पैमाने पर प्रोग्राम्स जो हैं वो किए जाएंगे। और सदर हिंद लद्दाख की 2 रोज़ा दौरे पर पहला ऐसा मौका होगा जब वो लद्दाख जाएंगी। जम्मू कश्मीर का भी उनका पहला दौरा, जब से उन्होंने जिम्मेदारी बतौर सदर संभाली थी रामनाथ कोविंद के बाद, तो वो ऑलरेडी जा चुकी हैं। लेकिन लद्दाख दौरा, जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर जब वो जाएंगी, उनके उस दौरे के कुछ दिन बाद आया जब 11 अक्टूबर वो कश्मीर यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन हुआ था। श्रीनगर इस प्रोग्राम के लिए वो पहुंची थी और अगले दिन उन्होंने माता वैष्णो देवी के मुकद्दस गुफा का दौरा भी किया था, वहां उनने हाजिरी दी थी और स्काई वॉक का भी इफ्तिताह सदर हिंद की जानिब से किया गया था और इसके अलावा उन्होंने खुसूसी पूजा पाठ में भी शिरकत की थी। अब मरकजी तकरीब 31 अक्टूबर को आप देखेंगे सिंधु हॉल में होगी। सदर जमहूरिया हिंद के अलावा लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर, ब्रिगेडियर रिटायर्ड BD मिश्रा होंगे, तमाम जो सेंट्रल सिविल और पुलिस अफसरान होंगे वो लद्दाख के अंदर होने वाली इस अहम तकरीब का हिस्सा बनेंगे। और जम्मू कश्मीर लद्दाख 5 अगस्त 2019 को आपको याद होगा कि 370 की तनसीक हुई और 2 यूटीज बनी, यानी 2 मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम इलाके करार दिए गए। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर 31 अक्टूबर 2019 को यूटीज दोनों बनी और लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल या LAHDC जिसको आप कहते हैं, लेह के चेयरमैन तेशी गिल्सन की तरफ से एग्जीक्यूटिव काउंसलर हैं या काउंसलर्स हैं, उनकी तरफ से जानकारी दी गई। तमाम लोग इस तकरीब का हिस्सा होंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर को जब 4 साल यूटी के हो जाएंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी बड़े पैमाने पर प्रोग्राम होंगे। सिंधु घाट का दौरा करने की भी तवक्को की जा रही है लेह के अंदर, जहां पर सदर हिंद सुबह सुबह पहुंचेंगी। और 1 नवंबर को सदर ममलिकत, जो कि 3 सर्विसेज के जो सुप्रीम कमांडर्स हैं, मुमकिन तौर पर दुनिया की बुलंद तरीन मैदान जंग सियाचिन ग्लेशियर का दौरा करेंगे, वो उनके साथ होंगे। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर कमांडर्स के साथ उनकी मुलाकात होगी। और ये भी खबर है कि आला फौजी कमांडर्स के साथ तकरीबन 1.5 घंटे तक उनकी बातचीत होनी है। अपने क़याम के दौरान ये भी तवक्को की जा रही है कि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर, आला फौजी कमांडर्स, दीगर जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं, उनके साथ मुलाकात होगी। मजहबी और तारीखी अहमियत के मकामात का दौरा सदर हिंद कर सकती हैं। और लेह ज़िले के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और असातिज़ा 31 अक्टूबर को लद्दाख के UT-D के मौके पर तमाम रियासतों और यूटीज़ के राजभवन और राजनिवास में परफॉर्म करेंगे। परफॉर्मेंस उनकी जानिब से की जानी है। स्कूली बच्चों को इसके लिए तैयार किया गया है। और लेह ज़िले के 18 और ज़िला करगिल के 17 नौजवान भी कहा जा रहा है कि सकाफती ग्रुप्स 2 बनाए गए हैं जो इस दिन प्रोग्राम होंगे उसके लिए पहले से तैयार किए गए हैं। और एक मुश्तरका तौर पर एक परफॉर्मेंस दी जाएगी दोनों डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ से, करगिल और लेह की तरफ से, जिसमें रिवायात, जो सकाफत है वो उसकी झलकियाँ चंद आपको प्रोग्राम के दौरान नजर आएंगी। तलबा 2 सकाफती प्रोग्राम पेश करेंगे जिसमें एक जैसे मलबूसात वो पहनेंगे और एक जैसे आलात उनकी जानिब से उठाए जाएंगे। पिछले साल जुलाई में आपको याद होगा कि पहली कबायली खातून हिंदुस्तान की सदर बनी थी और सदर मुंतखब होने के बाद लद्दाख का उनका पहला दौरा है। 11 तारीख को जम्मू कश्मीर गई थी और अब वो लद्दाख जा रही हैं। और ख़बर यह है कि भारत चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो कशीदगी है उस दरमियान, या जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि साल 2020 जून के महीने के बाद जो सूरत हाल गलवान वादी में बनी और उसके बाद दोनों मालिक के दरमियान ताल्लुकात आप कह सकते हैं कि तातुल का शिकार रहे, उसके बाद ये सदर हिंद का दूसरा दौरा है। इनका पहला, लेकिन इससे पहले जहां पर करगिल विजय दिवस के मौके पर रामनाथ कोविंद साबिक सदर भी गए थे और पिछले 3 वर्षों से मशरकी लद्दाख या आप कह सकते हैं कुछ दीगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वहां पर भी काफ़ी ज़्यादा तनाव देखने को मिला है। उस दौरान सदर हिंद का दौरा इससे पहले हुआ रामनाथ कोविंद का और अब द्रौपदी मुर्मू जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली मरतबा UT-D की मुनासबत से जो तकरीबात होंगी लेह के अंदर उसमें शिरकत करेंगी, लेकिन सियाचिन ग्लेशियर पर भी वो जाएंगी। ये तो सबसे बड़ी तकरीब है जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों जगह होनी है। लेकिन अब श्रीनगर चलेंगे, सैयद तजम्मुल आपको बताएंगे और इरफान फाजिल भी हमारे साथ थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे कि एक और बड़ा और तारीखी प्रोग्राम जो है जिसकी मेजबानी करने के लिए श्रीनगर तैयार हो रहा है।
देखिए, द्रौपदी मुर्मू के इस दौरे की अहमियत दो तरह से बड़ी अहम है कि एक तो यूटी में, जम्मू कश्मीर में, जब ये इस जम्मू कश्मीर को अलग अलग दो हिस्सों में बाइफरकेट किया गया और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू का ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। और कारगिल में नया जो है हिल डेवलपमेंट काउंसिल बना, लेह में पहले से हिल डेवलपमेंट काउंसिल तश्कील दिया गया, उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स के साथ साथ चेयरमैनों के साथ मुलाकात जो है वो द्रौपदी मुर्मू के साथ करेंगे। उसके बाद जो लद्दाख की सूरत हाल बनी हुई है उसमें अगली चौकियों का आज खुद दौरा करेंगे, साथ में तीनों अफवाज के जो कमांडर हैं वो मौजूद रहेंगे। और लद्दाख, कारगिल, नोबरा, ज़नस्कार ये वो इलाके हैं जो एक्सेशन में अब खुद द्रौपदी मुर्मू, मुल्क की जो सदर है, कबायली खातून सदर है, वो मौजूद रहेंगी, जिसके गालिबन हौसला अफजाई लद्दाखियों, कारगिल वासियों को करनी है कि आपको बाइफरकेशन के बाद आपकी जो मसाइल मुश्किलात है उनको किस तरह से हल किया जा सके। आपको याद होगा कि 11 अक्टूबर को द्रौपदी मुर्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में यहाँ तुलबा के साथ मौजूद रही और द्रौपदी मुर्मू ने तकरीर जो की थी उसमें कश्मीर और कश्मीरियत पर बहुत ज्यादा जोर दिया और उन्होंने कई अशौरा का हवाला भी दिया, अनपोस्ट तेल वनपोस्ट, उन्हें कहा कि जंगलात का आप खास ख्याल रखो। उसके बाद कुरान का हवाला दिया, कहा कि इल्म के बगैर इंसान जो है वो जहालत के माहौल में दाखिल हो जाता है। अब इसी दौरे की दूसरी कड़ी में जो माहौल है वो कारगिल और लेह लद्दाख में सजा हुआ है। लेकिन कश्मीर में जहां टैलेंट की कोई कमी नहीं है, कश्मीर में हमारे रिवायती बाढ़ पत्थर के साथ साथ जो छकरी और रोप हमारा है उसको किसी न किसी तरीके से जो है उसको पूरा करना होगा। और यही वजह है कि अब कश्मीर में जो है टैगोर हॉल में जो है अब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो श्रीनगर में मनाया जाएगा। अब कश्मीर के टैगोर हॉल में इस इंटरनेशनल जो सिनेमा हॉल डे मनाया जाएगा, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मनाया जाएगा। कश्मीर में बहुत सारे मामलात हैं, गुज़श्ता 3 दहाइयों के दौरान जो है सिनेमा थिएटर्स बंद हो चुके थे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दोबारा खुलना शुरू हो गए हैं। लेकिन अब इसके बाद एक और कड़ी के तहत इंटरनेशनल जो है फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद कश्मीर में किया जा रहा है। इरफान फाजिल मेरे साथ कुछ देर बाद जुड़ेंगे श्रीनगर से बराह रास्त और इस फिल्म फेस्टिवल के बारे में हम मजीद जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये फिल्म फेस्टिवल जो है ये टैगोर हॉल श्रीनगर में शुरू किया जाएगा। कश्मीर में आपको याद होगा नाजरीन कि हमारा जो असासा है तहजीब तमद्दुन में हमारे साथ अब बहुत सारा असासा ऐसा है जिस वक्त जम्मू कश्मीर को फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा अच्छा कैपिटल माना जाता था शूटिंग वगैरह के लिए, लेकिन बदकिस्मती रही कि हालात जो है वो खराब हो गए थे जिसके चलते हम इसको कंटिन्यू न कर सके। इरफान फाजिल मेरे साथ श्रीनगर से अपनी रिहाइशगाह से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल। ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं आने वाले कल में कि अब इंटरनेशनल फेस्टिवल जो है वो टैगोर हॉल में सजा है, जिसके लिए डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, कोरियोग्राफर्स और बड़े बड़े जो फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं वो आया चाहते हैं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो क्लोजिंग सेरेमनी पर मेहमानी खुसूसी के तौर पर आएंगे, लेकिन इसका इफ्तिताह जो है डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर कर सकते हैं। पूरी तफसीलात से हमें आगाह कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह खैर आसिफ रशीद साहब और तजमुल साहब, जहां तक खास तौर पर अगर मैं बात करूं फिल्म फेस्टिवल को लेकर, ये कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल नहीं है बल्कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जो कि टैगोर हॉल में मुनक्कद हो रहा है, जो कि बुधवार के रोज शुरू होगा। साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूंगा कि 70 की दहाई से लेकर अगर देखा जाए तो वादी कश्मीर में डिफरेंट लोकाल्स पर फिल्मों की शूटिंग हुई है और बड़ी खूबसूरत मिसाल आज भी जिंदा कायमी मिसाल है। क्योंकि आज भी अगर हम देखेंगे, जब भी आप पुरानी फिल्मों को लेकर देखेंगे, यहाँ के लोकाल्स, यहाँ के खूबसूरत बागात जो है उसे फिल्माया गया है, जो कि एक बड़ी खूबसूरत पहचान छोड़ी गई है। मगर बीच में थोड़ा सा एक वक्त चला कि जिसमें हमने देखा एक टर्मोइल था या एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें फिल्मों की शूटिंग बंद हो गई, जिसमें हमने यहाँ पे सिनेमा हॉल्स देखे वो बंद हो गए, तो ये सारा मामला ठप हो गया। मगर अब जबकि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात करेंगे, मुझे याद है कि लास्ट टाइम एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कांस में हुआ था और हमारे कश्मीर के बड़े ही जाने माने रिनाउंड फिल्म मेकर हुसैन खान ने कश्मीर को वहां रिप्रेजेंट किया था और उनकी फिल्म को काफी ज्यादा वहां पर बेड नंबर 17 को सराहा गया। अब साथ साथ अगर मैं बात करूं, रोहित भट्ट जो है ये फिल्म फेस्टिवल के डायरेक्टर है, जिन्होंने बताया कि तकरीबन 200 के करीब फिल्मों को यहाँ पे स्क्रीन किया जाएगा और साथ साथ 37 कंट्रीज से अभी तक यहाँ पर जो है सबमिशन मिल चुकी है। सिलेक्शन के मामलात को लेकर मैं बात करूं तो 17 आउटस्टैंडिंग फिल्म्स ऐसी है जो 2 दिन में स्क्रीनिंग हो चुकी है और एक स्पेशल ट्रिब्यूट भी पेश किया जा रहा है। जबकि हम लेजेंडरी एक्टर की बात करेंगे जिसमें देवानंद जी ने एक जबरदस्त कॉन्ट्रीब्यूट किया है, उनके 100 बर्थडे एनिवर्सरी पे उन्हें ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है।
साथ ही साथ जो बाबर सुभाष है, जिनका एक एक्लेम्ड कंट्रीब्यूशन है डिस्को डांसर को लेकर, वो इस ओकेजन को ग्रेस कर रहे हैं। फिल्म फेस्टिवल के साथ साथ कई फिल्म सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड स्टार्स या कह सकते हैं कि वेरियस आर्टिस्ट इस फिल्म फेस्टिवल में पार्टिसिपेट भी करेंगे। ओवरऑल अगर हम देखेंगे इवेंट के साथ साथ जो एक डिफरेंट सी एंटिसिपेशन है या फिर मैं कहूंगा कि एक शौकास है, वो कश्मीरी कल्चर है। कश्मीरी कल्चर के साथ साथ इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल हमारा जो यहाँ का एम्ब्रॉयडरी वर्क है, पेपर मैशी है या कई सारी चीजें, इस पर भी जोर दिया जा रहा है, इसको भी दिखाया जा रहा है। क्राउड के साथ साथ मैं बात करूं तो एक सिग्निफिकेंट रोल होगा, क्योंकि लोकल फिल्म मेकर्स को भी इस बार पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम लोकल फिल्म फेस्टिवल में जब हमने देखा, फिल्म फेस्टिवल के साथ जब बात चली थी, लोकल फिल्म मेकर्स ने शिकायत दर्ज की थी कि उन्हें पूछा नहीं गया है, मगर इस बार लोकल फिल्म मेकर जो कश्मीर के वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन इरफान, बड़ा अहम पॉइंट है कि जब आप जम्मू कश्मीर में अदाकारी के जौहर देखेंगे, जब हमने प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, कोरियोग्राफर्स, बड़े बेहतरीन खूबसूरत लेंसमैन, हमने मुश्किल हालात में यहाँ इन्होंने इस सनत को जिंदा व जावेद रखा। और हमने देखा कि सरकारी टेलीविजन चैनलों पर जिस तरह से जम्मू कश्मीर के तहजीब, तमद्दुन, सकाफत और मीरास को सीरियल्स के जरिए, फिल्मों के जरिए कैद करके आवाम तक पहुँचाने की कोशिश की गई। अब वो जिन बैनर्स के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने गुज़श्ता 4-5 बरसों के दौरान एहतजाज भी किया, उनकी रुकी पड़ी फंड्स जो हैं वो काफ़ी अभी वाजिबुल अदा है। लेकिन क्या वो जोश, जज्बा, एंथुसियाज्म इन कैरेक्टर्स में है अभी कि इस फिल्म फेस्टिवल में हमारे लिए क्या कुछ खास है, कश्मीर और कश्मीरियों के लिए? तजमुल, बड़ी अच्छी बात की आपने। अगर देखा जाए तो फिल्म फेस्टिवल के साथ साथ अगर देखा जाए, बूमिंग फैक्टर रहता है फिल्म इंडस्ट्री का एक पिलर, जो कि हर एक स्टेट का अपना है। When we talk about the different parts of the states, आप देखिए हर एक फिल्म फेस्टिवल के साथ साथ एक फिल्म इंडस्ट्री जुड़ी है और हर एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करती है। आप देख लीजिए, साउथ की अपनी है, पंजाब की अपनी है, बॉम्बे की अपनी है। कश्मीर की फिल्म इंडस्ट्री को अभी तक आप देखिए क्यों नहीं बन पा रही है, वजूहात क्या है? वजूहात ये है कि यहाँ एक प्रॉपर स्टैंड नहीं है। अभी आप देख लीजिए, एक विंडो यहाँ खुला था, जबकि कश्मीर के हर एक तमद्दुन, तहजीब, सकाफत को यहाँ फिल्माया जाता था और इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी सतह तक उसे पहुंचाया जाता था। मगर उसके बाद वो विंडो बंद हो गया, काम बंद हो गया, कर्जे चढ़ गए, लोगों के इक्विपमेंट, जी हाँ, रद्दी के दाम उन्हें बेचने पड़े। फिल्म डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स जो है उन्हें अपने काम को स्विच किया और वो अब कुछ और काम कर रहे हैं, जबकि वो सारी चीजें ठप हो गई। अब दूसरे साइड से अगर आप देखिए, अगर फिल्म फेस्टिवल की बात कर रहे हैं तो इस फिल्म फेस्टिवल के साथ एक इकोनॉमी का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, क्योंकि आप एक साइड से कश्मीरी कल्चर, ट्रेडिशन को प्रमोट कर रहे हैं, मगर साथ साथ अगर आपकी फिल्म पॉलिसी नहीं है, अगर आपके पास, जी हाँ, जो फिल्म पॉलिसी आ चुकी है उसका एक प्रॉपर विंडो या कैनवस नहीं है, या कह सकते हैं कि उसका एक ओपन डोर पॉलिसी नहीं है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रॉपरली पता नहीं चलती है कि आपने बाहर से आर्टिस्ट लाने हैं, यहाँ से आर्टिस्ट लाने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद इरफान फाजिल, मुकम्मल तफसीलात फराहम करने के लिए। 17 शानदार फिल्मों का इंतखाब किया गया है और आप देख रहे हैं कि देवानंद साहब की 100वीं जो बरसी है या योम पैदाइश के मौके पर ये अहम तकरीब होगी। और श्रीनगर के अंदर जब ये प्रोग्राम होगा तो 37 मालिक के 200 से ज़्यादा आर्टिस्ट या फनकार जो हैं वो वादी कश्मीर के अंदर इस बार आपको अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए नजर आएंगे। और मकामी सतह पर जो फनकारों की शिकायत थी उनको भी दूर करने की कोशिश की गई है। इरफान फाजिल बता रहे थे 9:20 हो गए हैं, खबरें कुछ और भी हैं, डिटेल्स आपके सामने रखनी है, दीगर कुछ मौज़ूआत भी है, मुलाजमीन को लेकर भी कुछ खबरें हैं, सरकार की जानिब से कुछ हिदायत जारी की गई हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट जो हाल ही में सामने आई थी उसके बाद, और चंद वकला को नोटिस जारी हुआ है। क्यों ये नोटिस जारी हुए हैं और बात जम्मू कश्मीर के क्रिकेट के हवाले से भी करेंगे, क्योंकि एक अच्छी खबर है क्रिकेट शायकीन के लिए, लीजेंड्स बहुत जल्द जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। ये तमाम खबरें ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे। तिजारती वक्फे के फौरन बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।